साथियों, एसी फंडामेंटल चल रहा था, उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आरएमएस वैल्यू और औसत वैल्यू उसको मैंने समझा दिया था पूरी तरह से। अब उसके थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि आरएमएस वैल्यू और औसत वैल्यू और तत्कालिक मान इन सभी की वीडियो नहीं देखे हैं आप, तो आप देख सकते हैं, वीडियो अपलोड की गई है। तो आरएमएस वैल्यू और औसत वैल्यू को एक आध दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, क्योंकि क्वेश्चन भी देखना ज़रूरी है, क्वेश्चंस भी आते हैं। आरएमएस वैल्यू और औसत वैल्यू से रहेगा क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन है, ज्यावक्रीय धारा ज्यावक्रीय धारा को किससे तत्कालिक आई कितना है 100 है, 100 एम्पियर है। तो इसका औसत मान तथा आरएमएस मान ज्ञात कीजिए। आरएमएस मान और औसत मान ज्ञात कीजिए। स्टार्ट कर दीजिए बनाना, इसको बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए, इसमें औसत मान ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, मैक्सिमम धारा चाहिए होता है। औसत मान ज्ञात करने के लिए हमको मैक्सिमम धारा चाहिए होता है। औसत बोले तो एवरेज, एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर होता है 0.707। औसत का फार्मूला है नहीं, ये आरएमएस का है। औसत का फार्मूला होगा 0.37 गुणे मैक्सिमम, क्या मैक्सिमम धारा। ये हो जाएगा हमारा औसत का फार्मूला। इतना मैं निकाला था। अब इस फार्मूले में क्या करते हैं, पुट कर देते हैं वैल्यू को 0.37। मैक्सिमम धारा कितनी है हमारी, जो मैक्सिमम धारा है वो है हमारी 100 एम्पियर। तो 100 एम्पियर लिख देते हैं। अब इसको क्या करेंगे, 2 जीरो है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इन दो दशमलव हमारा आ जाएगा 3 के आगे, तो 37। ये हो गया हमारा एम्पियर। इतना एम्पियर हो गया हमारा क्या, एवरेज वैल्यू। अब हम आरएमएस वैल्यू को निकालते हैं। आरएमएस वैल्यू आरएमएस का क्या फार्मूला था, आरएमएस का फार्मूला था 0.707 गुणे मैक्सिमम धारा। अब इसमें क्या कर देंगे, जैसे मैं ऊपर किया हूँ, इसमें मैक्सिमम की वैल्यू रखेंगे, करंट की मैक्सिमम वैल्यू को रखेंगे कितना है, 100 एम्पियर है। अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 जीरो के बाद दशमलव कहाँ चला जाएगा, यहाँ पास चला जाएगा। तो इसको 0.7 एम्पियर धारा है, तो एम्पियर में। तो इतना हमारा इस तरह से आरएमएस वैल्यू निकल आएगा। और क्या निकल आएगा, एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। इस प्रकार से इसको हम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से एक दूसरे क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन, अब इसको हम वेव की सहायता से समझे तो ये क्या कहना चाहता है, तो हम एक वेव बना के देखते हैं। अक्ष हो गया, ये हमारी वेव जा रही, ये क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू है वो हमको दे के रखा है, कितना दिया है, 100। करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पास आई का पूरा अक्ष है, अक्ष किसका है, आई का है। करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितना दिया है, ये मैक्सिमम वैल्यू है करंट की, तो वो दिया है 100 दिया है। अब हमको आरएमएस वैल्यू पूछा है, तो आरएमएस वैल्यू 100 से थोड़ा सा कम होगी, 70 होगी। तो आरएमएस वैल्यू कहीं हमारी इधर मिलेगी, तो ये हो जाएगा आरएमएस वैल्यू कितना है, 70.7 है। तो ये कौन सी है,
आरएमएस वैल्यू है। अब बोला है हमारा एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू 70 से भी थोड़ा क्या होगी, कम होगी। तो ये क्या है, ये 0 है। क्रमशः हम बढ़ते जाते हैं, 10 ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं, 50 ऐसे करके बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ हो गया हमारा 100 हो गया, यहाँ 70 हो गया, और यहाँ पास क्या ले लेते हैं हम, इसका ले लेते हैं एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू कितना है, 3.7 एवरेज वैल्यू है। तो इस प्रकार से हम इसका मान को समझ सकते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितना होती है, सबसे ऊपर होती है, उससे नीचे आरएमएस होगी, फिर हमारी एवरेज होगी। तो हमारे घरों में जो आती है वो कौन सी रहती है, वो हमारे घरों में जो आरएमएस वैल्यू होती है। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और बनाते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, यदि किसी ज्यावक्रीय तरंग का ज्यावक्रीय तरंग का शिखर से शिखर मान कितना है, 200 वोल्ट है, तो 200 वोल्ट है, तो आरएमएस मान ज्ञात कीजिए, आरएमएस मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, इसको बनाइए। इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए देखेंगे हमको क्या दिया है, हमको शिखर से शिखर मान कितना दिया है, 200 वोल्ट दिया है। हमको निकालना क्या है, आरएमएस मान निकालना है। तो आरएमएस मान निकालना है तो हमको यहाँ वोल्टेज है ना, तो भी आरएमएस बराबर, आरएमएस मान का फार्मूला क्या होगा, आरएमएस मान का फार्मूला होगा 0707 मैक्सिमम वोल्टेज होगा। अब इसमें हमको मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए, तो हम इससे शिखर से शिखर मान से हम मैक्सिमम वोल्टेज निकाल सकते हैं। कल बताया था शिखर से शिखर मान बराबर 2 गुणे उच्चतम मान, इस प्रकार से लिखाया था। शिखर से शिखर मान कितना दिया है, 200 दिया है, 200 लिख देंगे बराबर, हमको क्या चाहिए, उच्चतम मान चाहिए, किसका, वोल्टेज का। इसको हम क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो ये 2 कहाँ चला आएगा, नीचे चला आएगा, कट जाएगा, 100 बचेगा, तो Vm बराबर 100 हो जाएगा। ये Vm हमारा निकल के आ गया। Vm का मान हम मैक्सिमम वोल्टेज का मान हम रख देंगे, कितना, 100। तो 070 कितना है, 100 है, कितना हमारा निकल के आ जाएगा, 2 0 है, तो पॉइंट के आगे 2 0 यहाँ पास लग जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, वही पुरानी वैल्यू ही हमारी आ जाएगी, किसमें, वोल्ट में। तो इस प्रकार से हमारा ये निकल के आ गया, बी आरएमएस। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं आपको, ज़्यादा बड़े नहीं आएगा, ज़्यादा लेंदी नहीं आएगा क्वेश्चन, छोटे छोटे ही क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। आरएमएस वैल्यू वही हो जाएगी, आरएमएस वैल्यू जो दिखाए थे। अब चलते हैं हम, नया टॉपिक है, टॉपिक जो है तो हमारा नया है। नए टॉपिक में क्या रहेगा, अब हम पढ़ेंगे, नए टॉपिक में पढ़ेंगे हम फॉर्म फैक्टर, रूप घटक। रूप घटक क्या होता है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है। फैक्टर मतलब क्या समझ रहे हैं आप, गुणांक। गुणांक मतलब अनुपात होगा,
किन्हीं दो चीज़ों का क्या होगा, अनुपात होगा। गुणांक का मतलब ही होता है ना किन्हीं दो चीज़ों का अनुपात। तो फॉर्म फैक्टर कहे तो रूप घटक, घटक मतलब गुणांक भी बोल सकते हैं, फैक्टर मतलब घटक या गुणांक बोले। तो फॉर्म फैक्टर जो होता है तो किसका अनुपात होता है, फॉर्म फैक्टर किसका अनुपात होता है। यहाँ वेव बनाया मैंने, ये वेव बन गई। ये क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई, मैक्सिमम वोल्टेज ले लेते हैं। वोल्टेज का क्या है, मैक्सिमम मान है। इसके नीचे क्या आएगा हमारा, आरएमएस मान आएगा। आरएमएस समझने के लिए इसको बना रहे हैं, अब इसका उपयोग हम बताते हैं। इसको क्या ले लेते हैं, एवरेज, वोल्टेज का एवरेज। अब हमको रूप घटक निकालने के लिए क्या करते हैं, किसका किसका अनुपात लेते हैं। तो फॉर्म फैक्टर को किससे हम प्रदर्शित करेंगे, के एफ से प्रदर्शित करेंगे, के एफ से प्रदर्शित करेंगे फॉर्म फैक्टर को, के एफ। तो के एफ बराबर हो जाएगा आपका आरएमएस वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू। किसको, आरएमएस वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू लेंगे। तो आरएमएस वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू। अब आरएमएस वैल्यू का हम क्या रख देते हैं, मान रख देते हैं। आरएमएस वैल्यू का कितना होता है, इसको याद करने के लिए हम एक अच्छा सा आपको ट्रिक भी बताएंगे अभी, जो बहुत आप आसानी से याद कर पाएंगे। आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू और आपका भी फॉर्म फैक्टर निकल के आएगा, उसकी वैल्यू बहुत आसानी से याद कर पाएंगे। तो आरएमएस वैल्यू का 0.707 गुणे वोल्टेज ले लेते हैं। एवरेज वैल्यू कितना होता है, 0.637 गुणे वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू। अब हमारा Vm से Vm कट जाएगा, बचेगी कितना, इतनी वैल्यू बचेगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको निकल जाएगा, जो हमको मिलेगा 1.11 मिलेगा। ठीक है, इसको हम वोल्ट में नहीं लिखेंगे, फैक्टर है तो इसकी कोई इकाई नहीं होगी। के एफ बराबर हमारा इतना निकल के आ गया। अब ये के एफ मतलब फॉर्म फैक्टर रूप घटक। अब इसको हम याद कैसे करें, कोई पूछ लिया हमको कि आरएमएस वैल्यू का मान बताओ, एवरेज वैल्यू का मान बताओ, फॉर्म फैक्टर का मान बताओ। तो इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि यदि हम फॉर्म भराने जाते हैं, कहीं भी दुकान में जाते हैं फॉर्म भराने, तो हमको क्या करते हैं, एक एक रुपये ले लेते हैं। फ़ोटोकॉपी या फॉर्म भराने का एक एक रुपये ले लेते हैं, 1 रुपये का कोई कसर नहीं छोड़ते, एक एक रुपये ले लेते हैं। तो फॉर्म भराने जाते हैं तो फॉर्म का एक एक, तो 1.11 एक एक रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार से हम एवरेज वैल्यू का देखें तो एवरेज वैल्यू हमारा कितना लिखा होता है, एवरेज वैल्यू में 0.637 लिखा होता है। तो हमको ऐसे याद करना है कि ताकि हम पहचान सकें कि जो होता है एवरेज वैल्यू तो 70 वाला होता है कि 63 वाला होता है, ये भी डाउट हो जाता है। तो हम जो एवरेज वैल्यू का हमको ऑप्शन में आए तो हम टिक कर सके, ऐसा भी हम कर सकते हैं, या फिर हमको याद भी कर सकते हैं इस तरीके से कि जो हमारी अक्सर हम लोग बोलते रहते हैं कि जो मेरी गाड़ी है, मेरी बाइक है, मेरे हीरो होंडा है, पल्सर है, जो भी गाड़ी है तो हमारी कितनी की एवरेज देती है, 60-65 की देती है। तो चलो भाई, हमारी जो एवरेज गाड़ी है तो वो 60-65 की नहीं देती, 63 की देती है। कितने की देती है, 63 की एवरेज देती है। तो एवरेज वैल्यू का हमसे मान पूछे कोई तो हमारी गाड़ी कितने की देती है, एवरेज 63 की देती है। तो इस प्रकार से 63 आप देख रहे हैं, तो 63 को फिर जब देख रहे हैं तो आप इस प्रकार से बना ही सकते हैं 0.637। तो इस प्रकार से इसको आप याद रख सकते हैं आसानी से। तो हमारी गाड़ी कितने की एवरेज देती है, 63 की देती है। 63 कहे तो 0.637 कहे तो 63.7। ठीक है, अब रह गया हमारा आरएमएस वैल्यू, आरएमएस। तो आरएमएस को जल्दी से हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे हम, राम भगवान। तो राम से पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, आरएमएस को राम पढ़ेंगे। तो राम भगवान जो है तो वनवास कितने वर्ष गए थे, 14 वर्ष गए थे। राम्स कितने वर्ष गए थे, 14 वर्ष गए थे। कौन, राम्स 14 वर्ष गए थे। तो 14 को हम लिख सकते हैं
7 7 लिख सकते हैं आधा करके 7 7 और यहाँ पास लगा देंगे 0 समझने के लिए। तो हम देख के बता सकते हैं कि जो राम्स लिखा है वो 7 7 मतलब 7 दूनी 14 वर्ष गए थे, तो राम्स 14 वर्ष गए थे। तो 0.707 इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। एक ट्रिक है याद करने का, ऑप्शन में आएगा तो आप बहुत आसानी से क्लिक कर पाएंगे कि हाँ इसका मान ही होता है। फॉर्म फैक्टर का 1 1 रुपये ले लेते हैं, दुकान में फॉर्म भराने जाते हैं तो जो राम भगवान है तो 14 वर्ष गए थे, तो आधा कर देंगे तो 7 7 हो जाएगा। गाड़ी हमारी एवरेज कितने की देती है, गाड़ी हमारी एवरेज जो देती है माइलेज देती है वो कितने की देती है 63 का। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, याद करने का ये आसान ट्रिक है। तो जो फॉर्म फैक्टर है, तो फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है, फॉर्म फैक्टर का मान इतना होता है 1.11 होता है। अब यदि हम रेक्टिफायर में बात करें, किसमें, रेक्टिफायर में, जो रेक्टिफायर होता है उसका फॉर्म फैक्टर कितना होता है, रेक्टिफायर का फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर का फुल वेव रेक्टिफायर का जो मान होता है तो आपका इतना ही होगा 1.11 होगा। हाफ वेव रेक्टिफायर का मान कितना होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर का मान होगा 1.57 होगा। इसी प्रकार से जो वर्गाकार है या फिर आयताकार है, वर्गाकार है या फिर आयताकार है, वर्गाकार कहे तो स्क्वायर या फिर आयता रेक्टेंगल कार है, इसका मान कितना होगा, इसका जो रूप घटक होगा कितना होगा, तो आपका 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। वर्गाकार या आयताकार का रूप घटक 1 होगा। हाफ वेव रेक्टिफायर का रूप घटक कितना होगा, 1.57 होगा। फुल वेव रेक्टिफायर का जो मान होगा, रूप घटक होगा वो कितना होगा, 1.11 होगा। तो ये जो है ये डाटा जो है तो सीधे आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ऑप्शन में एग्जाम में ये सीधे पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब फॉर्म फैक्टर के बाद चलते हैं, दूसरा देखते हैं, इसको आप नोट कर लिए हैं। फॉर्म फैक्टर के बाद हम पढ़ेंगे, अब फॉर्म फैक्टर के बाद हम पढ़ेंगे शिखर घटक, या इसी को बोलते हैं आयाम घटक, या इसी को बोलते हैं उच्च घटक। उच्च घटक इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, पीक फैक्टर, या आयाम को एम्पलीट्यूड फैक्टर, या फिर क्या बोल सकते हैं, उच्च को क्रेस्ट फैक्टर, इस प्रकार से बोल सकते हैं इसको। अब ये क्या होता है, अब ये क्या होता है, शिखर घटक, शिखर क्या होता है, शिखर हमारा ये वाला भाग होता है, जो सबसे ऊपरी वाला भाग है तो शिखर होगा। तो शिखर घटक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले मैक्सिमम लेते हैं। शिखर घटक निकालने के लिए शिखर घटक बराबर घटक है मतलब अनुपात ही होगा। तो हम क्या लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। किसकी मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, हम यहाँ पास धारा की मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, करंट की मैक्सिमम वैल्यू ले लिए। अब करंट की मैक्सिमम वैल्यू के बाद करंट का आरएमएस वैल्यू लेते हैं, करंट की आरएमएस वैल्यू लेते हैं। तो आरएमएस वैल्यू बराबर होता है हमारा 1 मैक्सिमम रूट 2 होता है, 1 मैक्सिमम रूट 2 होता है। इस प्रकार से बताया था।
पिछला हम जो याद दिलाएं आपको आरएमएस वैल्यू कैसे बताए थे, तो आई आर एम एस बराबर बताया था मैं 1 मैक्सिमम रूट 2, फिर इसका मान लिखा था, कितना लिखा था 1.707। तो वे 70 कैसे 7 था, और यहाँ पास क्या किया था, आई मैक्सिमम किया था। तो इसको हम आई एम को जब इधर ले गए थे तो यहाँ पास बचा था 1/√2, तो इसका वैल्यू यहाँ पास लिख दिए थे, और इसको हम कहाँ ले गए थे, आई एम को इधर लाए थे। तो इस प्रकार से हम जो आई एम है तो आई एम को मात्र यहाँ पास हम लिखे हैं आर एम एस वैल्यू की आई एम को, ठीक है। तो पिछले वाले में क्या लिए थे हम, पिछले वाले में आर एम एस लिए थे और एवरेज लिए थे। इस बारे घटक में क्या ले रहे हैं, शिखर घटक में ले रहे हैं हम मैक्सिमम ले रहे हैं और आर एम एस ले रहे हैं। तो एक बार हम बीच से नीचे आए थे और दूसरी बार हम ऊपर से बीच में आए हैं। तो इसमें क्या होगा, आई एम सीधे कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, √2 बचेगा। √2 का मान कितना होता है, 1.414 होता है। तो शिखर घटक इस प्रकार से पूछ लेगा, शिखर घटक का मान कितना होता है। तो आप √, बता सकते हैं, ए भी आता है ऑप्शन में और ए भी रहता है ऑप्शन में, √, का मान भी रहता है। तो इस प्रकार से शिखर घटक हो जाता है। अब रेक्टिफायर में जो होता है तो शिखर घटक का मान कितना होता है। यदि फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें तो फुल वेव रेक्टिफायर में फुल वेव रेक्टिफायर में शिखर घटक का मान सेम रहेगा 1.411। हाफ वेव में कितना रहता है, हाफ वेव रेक्टिफायर में कितना रहेगा, 2 रहेगा। हाफ वेव रेक्टिफायर में 2 रहेगा। या फिर बात करें वर्गाकार या फिर आयताकार, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल, आयताकार, इसमें कितना रहता है, 1 रहता है। इसमें कितना रहता है, इसमें 1 रहता है। तो इस डाटा को भी आप याद रखेंगे। शिखर घटक या आयाम घटक समझ में आ गया। इसमें हम अनुपात लेते हैं आरएमएस का और किसका, मैक्सिमम का और आरएमएस का लेते हैं अनुपात। अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं तो वो आपका होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसी थ्योरी का मेन तो यहीं से स्टार्ट ही होता है, ठीक है। अब जो हमारा रहेगा आगे प्रेरणिक प्रतिघात, प्रेरणिक प्रतिघात। प्रेरणिक प्रतिघात, प्रेरणिक को बोले तो इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है इसको देखेंगे। तो यहाँ पास क्या है, रिएक्टेंस है और क्या है, प्रेरणिक है। प्रेरणिक मतलब आप प्रेरण कहे तो तार ले लेते हैं। तार को यदि हम कुंडली के रूप में उसको आकार दे देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, प्रेरक हो जाएगा। प्रेरक, इंडक्टर, कोई कुंडली है, तार है सीधा, तार को हम यदि लपेट देते हैं गोलाकार तो उसमें जो उसको हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, प्रेरक बोलेंगे, इंडक्टर। अब इस इंडक्टर में क्या होगा, धारा को प्रवाहित करने से जो रोकेगा वो होगा क्या, रजिस्टेंस। वो क्या होगा, रजिस्टेंस। तो ये धारा के, इसमें जो धारा की प्रवाह होगी उसको क्या करेगा, रोकने का प्रयास करेगा। तो जो धारा है तो रुक जाएगी और वोल्टेज क्या होगा, आगे निकल जाएगा। धारा और वोल्टेज जब साथ में चलेंगे तो क्या होगी, धारा रुक जाएगी और वोल्टेज क्या होगा, आगे निकल जाएगा। इस प्रकार से वोल्टेज जो है तो यहाँ से स्टार्ट कर देगी, लेकिन धारा कुछ टाइम बाद चलना प्रारंभ करेगी तो वो कहाँ रहेगी, वो पीछे ही रह जाएगी। तो इस प्रकार से क्या रहेगी, वो धारा जो है तो पीछे ही रहेगी। पीछे मतलब यहाँ देखेंगे तो इस प्रकार से पीछे ही है और ये तो चल रही। तो इसी प्रकार से जो प्रेरक होते,
प्रेरक होता है वो क्या करता है, धारा को रोकने का काम करता है। तो आप बोलेंगे तो इसी प्रकार तो रजिस्टर भी करता है, रेजिस्टेंस भी करता है, रेजिस्टेंस भी धारा के प्रवाह को रोकने का काम करता है। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंट है। जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो भी धारा को रोकता है, और जो आपका प्रेरणिक प्रतिघात होता है, प्रेरणिक मतलब क्या है, प्रेरणिक से आप प्रेरक समझें और यहाँ पास प्रतिघात से आप प्रतिरोध समझें। तो जो प्रेरक में उसमें चौक में प्रेरक में प्रतिरोध जो होता है तो रोकने का काम करता है किसको, धारा को, तो वही होता है प्रेरणिक प्रतिघात। तो यहाँ पास प्रतिघात क्या करेगा, धारा को रोकने का प्रयास करेगा और क्या करेगा, धारा को पीछे कर देगा। तो यहाँ पास जो प्रतिरोध है तो प्रतिरोध क्या करता है, धारा को रोकता है, लेकिन वो एसी और डीसी को नहीं देखता कि हम एसी के ऊपर काम कर रहे हैं कि डीसी के ऊपर काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, जो वो प्रतिरोध होता है तो वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, आवृत्ति के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। वो भी धारा रोकता है लेकिन आवेश फ्रीक्वेंसी और उसके एसी और डीसी को नहीं देखता, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। लेकिन जो हमारा प्रेरणिक प्रतिघात है ये एसी और फ्रीक्वेंसी के ऊपर, इन दोनों के ऊपर भी डिपेंड करता है। एसी है या डीसी है उसको भी देखता है और फ्रीक्वेंसी है उसको भी देखता है। तो इन दोनों पर ये निर्भर करता है। बेसिक अंतर समझ में आ गया। तो ये जो होता है तो प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है, एसी के ऊपर निर्भर करता है। तो प्रेरणिक प्रतिघात इस प्रकार से हमने कॉइल ले लिया, इसमें जब धारा प्रवाहित कराया तो क्या हुई, धारा को रोकने का प्रयास करेगा और धारा को थोड़ा पीछे कर देगा। जैसे धारा निकल जाती, कोई कंडक्टर है तो धारा को 10 सेकंड में हमारा यहाँ पहुँच जाना चाहिए, लेकिन ये क्या करता है 10 सेकंड में नहीं, वो 10 सेकंड में हमारी धारा कहीं इधर ही रह जाती है, मतलब अनुमान लगाए तो ये धारा को क्या करता है, रोक देता है, धारा को रोकने का प्रयास करता है। अब इसमें क्या होती है, इसका जो प्रेरणिक प्रतिघात को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, प्रेरणिक प्रतिघात को, तो यहाँ पास प्रेरणिक को जो हमारा प्रतिघात है उसको हम करेंगे x से, और जो प्रेरणिक है, प्रेरणिक मतलब प्रेरक मतलब उसके यूनिट हेनरी को L से, तो प्रतिघात को x से और प्रेरणिक को L से। अब इसमें जो XL बराबर होता है ओमेगा, XL बराबर जो होता है तो आपका ओमेगा L होता है। अब पिछली बार हम बताए थे कि ओमेगा का मान क्या होता है, तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई f होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई f होता है। तो ओमेगा की जगह हम क्या लिख देंगे, 2 पाई f लिख देंगे और इस L को उतार लेंगे तो किसका बराबर हो जाएगा, XL बराबर हो जाएगा। तो प्रेरणिक प्रतिघात का जो फार्मूला होता है वो XL बराबर 2 पाई FL होता है। अब इसमें देखेंगे कि जो प्रेरणिक प्रतिघात है किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो प्रेरणिक प्रतिघात जो है तो हमारी जो 2 है तो कांस्टेंट रहेगा, पाई भी हमारी कांस्टेंट रहेगी। जो हमारा F है तो F के क्या होगा, F के ऊपर डिपेंड करेगा। तो XL जो है तो अनुक्रमणपाती F होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F होगा। तो हमारा जो प्रतिघात है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें हम देखेंगे कि यह एसी सप्लाई में कैसा व्यवहार करेगा और डीसी सप्लाई में कैसा व्यवहार करता है। एसी सप्लाई में कैसा व्यवहार करेगा और डीसी सप्लाई में कैसा व्यवहार करेगा, इसको देखते हैं। तो इस फार्मूले को और इसके प्रोपोर्शनल को आप नोट कर सकते हैं। प्रतिरोध जो होता है तो क्या करता है, रोकने का काम करता है, तो उसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। ये भी रोकने का काम कर रहा है तो इसकी भी यूनिट क्या होगी, ओम होगी। धारा को रोकने का प्रयास कर रहा है तो इसकी भी यूनिट क्या होगी, ओम होगी। तो इसको इस फार्मूले के आगे ओम लिख सकते हैं आप, ओम, इसकी यूनिट क्या होगी, ओम होगी। ओके, नोट हो गया, ठीक है। अब देखेंगे कि कैसी एसी सप्लाई में व्यवहार करता है और डीसी सप्लाई में एक किस प्रकार से व्यवहार करता है। यहाँ पास हम कॉलम बना लेते हैं, एक एसी के लिए और एक डीसी के लिए।
यदि हम बात करें डीसी सप्लाई में तो फार्मूला क्या होगा, एक्सएल बराबर होगा 2πfl। एक्सएल बराबर होगा जो हमारी डीसी सप्लाई होती है, क्या डीसी सप्लाई होती है उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, डीसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी होती है नहीं होती, उसमें फ्रीक्वेंसी 0 होती है। क्यों, फ्रीक्वेंसी क्या है, जो हमारी वेव है तो वो वेव जब धन अक्ष से ऋण अक्ष में 1 सेकंड में कितनी बार घूम रही है, कितनी बार 1 सेकंड में कितनी चक्कर लगा रही है, एक सेकंड में कितनी चक्कर लगा रही है, तो वही होगी हमारी आवृत्ति। लेकिन इसमें डीसी करंट डायरेक्ट जाती है, ये सीधा धन अक्ष से धन अक्ष तक ही जाएगी, इसमें कोई इसके अक्ष नीचे की ओर आने का कोई उसमें चांस ही नहीं रहता, तो वो चक्कर नहीं लगाती, वो डायरेक्ट करंट होती है, तो इसलिए उसमें क्या होती है, फ्रीक्वेंसी 0 होती है। तो डीसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी 0 होगी, सभी आप जानते हैं, तो फ्रीक्वेंसी 0 होगी। तो इसमें जब एफ की जगह हम क्या करेंगे, 0 रख देंगे, तो पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्स एल बराबर क्या हो जाएगा, डीसी के केस में 0 हो जाएगा। किसके केस में, डीसी में क्या हो जाएगा, डीसी में इसका एक्स एल का मान 0 हो जाएगा। अब जब डीसी में एक्स एल का मान 0 हो जाएगा, कोई हमारा यहाँ पास क्या है, परिपथ है, इसमें हम क्या किए, डीसी सप्लाई दिए, डीसी सप्लाई देते हैं, डीसी सप्लाई दिए। अब इसमें डीसी सप्लाई देने पर क्या होता है, इसमें धारा प्रवाहित होगी, तो इसमें धारा को क्या करेगा, रोक देगी। ये इंडक्टर है जो धारा को रोक देगी, हम ऐसा मानते हैं। लेकिन डीसी सप्लाई में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी 0 होती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये प्रेरक डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी 0 है तो धारा को रोकेगी क्या, नहीं रोकेगी। तो धारा को रोकेगी नहीं, तो इसका क्या मानेंगे हम कि धारा को क्यों नहीं रोक रही, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है, 0 है। जब रेजिस्टेंस 0 रहेगा तो हम क्या मानते हैं, जब किसी तार का रेजिस्टेंस 0 रहता है तो उसमें जो धारा है तो वो कितनी प्रवाहित होती है, बहुत ज़्यादा प्रवाहित होती है। इस वाले फार्मूले से आप देख सकते हैं, V बराबर आई बराबर V बटे R। जब किसी चालक तार का रेजिस्टेंस क्या है, R 0 है, तो इसमें हम देखते हैं कि धारा कितनी प्रवाहित होती है, बहुत ज़्यादा प्रवाहित होती है, धारा बहुत ज़्यादा प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे इसमें कि जो इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, मतलब इसका रेजिस्टेंस 0 होगा। जब रेजिस्टेंस 0 होगा तो धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो इसमें हम क्या मानेंगे कि यह शॉर्ट सर्किट है। एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार से यह शॉर्ट सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, 0 है। चूँकि शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है। तो जो डीसी सप्लाई में जो हमारा इंडक्टर है वो कैसे काम करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, और उसमें शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, उसमें फिर धारा प्रवाहित होगी। तो इसको हम लिखेंगे कि इसमें XL मतलब प्रेरणिक प्रतिघात, XL, इसमें XL शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करता है, अतः धारा को प्रवाहित करता है, धारा को प्रवाहित करेगा लेकिन शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। अब यही चीज़ हम देखते हैं डीसी में क्या होता है। डीसी में XL बराबर होगा 2πfl। अब इसमें जो फ्रीक्वेंसी है, AC में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाँ बिल्कुल होती है। तो AC में फ्रीक्वेंसी होती है, तो फिर जो XL है तो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, F के हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा F के, जो कि इसमें कितना था, XL बराबर कितना था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 0, मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी 0 थी। इसमें क्या होगी, फ्रीक्वेंसी इसके अनुक्रमानुपाती होगी। तो फ्रीक्वेंसी जितनी बढ़ेगी इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस भी क्या होगा, उसका मान बढ़ेगा।
तो फ्रीक्वेंसी 1 से अधिक होती है हमेशा, तो इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब यह उसके अनुक्रमानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसमें हम लिखेंगे, इसमें एक्सेल धारा प्रवाह का विरोध करता है, धारा प्रवाह का विरोध करता है, अतः उसे प्रवाहित करता है, अतः उसे प्रवाहित करता है, अतः उसे प्रवाहित करता है। तो इस प्रकार से ये जो इंडक्टर है इस प्रकार से व्यवहार करता है एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई में। इसको हम नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे कि जो प्रेरणिक प्रतिघात है तो इस प्रकार से एसी और डीसी सप्लाई में क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। अब जो हम संधारित्र को देखते हैं तो संधारित्र कैसे बिहेव करता है। संधारित्र कहें तो कैपेसिटिव, संधारित्र प्रतिघात बोले तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये कैसे बिहेव करता है। इसको मिटाते हैं, इधर आप कर लिए होंगे। अब जो कैपेसिटिव बराबर जो संधारित्र प्रतिघात होता है, इसको हम प्रतिघात है तो x लगाएंगे और संधारित्र है तो इसको कैपेसिटिव है तो c, कैपेसिटिव को c, तो xc से इसको क्या करेंगे, हम प्रदर्शित करेंगे। ये भी क्या करता है, धारा का विरोध करेगा, धारा को रोकने का प्रयास करेगा और धारा को क्या करेगी, इसमें क्या करेगी, धारा को आगे कर देती है। लेकिन वो हम जब साइन वेव में पढ़ेंगे उसको हम बताएंगे कैसे आगे करती है। फिर भी क्या करती है, धारा को रोकने का प्रयास करती है। प्रतिघात है तो प्रतिघात में भी यह विरोध करेगी। अब यहाँ XL बराबर क्या होता है, यह अनुक्रमानुपाती होगा किसके, आपके ओमेगा सी के। XL मैं लिख रहा हूँ, XC लिखेंगे। XC बराबर होगा 1/ओमेगा सी होगा। तो यहाँ पास XC बराबर हो जाएगा ओमेगा सी का हम मान, ओमेगा का मान रखेंगे 2πfc, ओमेगा का मान रखेंगे 2πfc। अब इसमें क्या करेंगे, यदि हम फ्रीक्वेंसी रखते हैं, चलिए हम AC और DC के केस में, तो ये जो हमारा फार्मूला हो जाता है तो ये संधारित्र प्रतिघात को हो जाता है, इसकी भी यूनिट क्या होगी, ओम होगी। अब हम देखेंगे कि AC और DC सप्लाई में कैसे यह बिहेव करेगा, AC और DC सप्लाई में कैसे बिहेव करेगा। फार्मूला नोट कर लिए। तो हम बात करते हैं संधारित्र की, जो क्या करता है, विरोध करता है किसका, धारा का। तो DC सप्लाई में कैसे बिहेव करेगा, XC बराबर 1/2πfc। किसमें, DC सप्लाई में देखते हैं। DC सप्लाई में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0 होती है। तो F की जगह जब हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/0 बराबर
एक्स सी। 0 का जब हम 1 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो हमारा कितना निकल के आएगा, इन्फिनिटी। अनंत निकल के आएगा, इनफाइनाइट। तो इसमें जो इनफाइनाइट होता है वो क्या होता है, किसी डीसी परिपथ में या कोई भी परिपथ हो गया जिसमें हम क्या लगाए हैं, यहाँ पास हम कैपेसिटिव लगाए हैं, सप्लाई दिए, कौन सी सप्लाई दिए, डीसी सप्लाई दिए। तो प्रतिरोध जो उसका है एक्स सी है, तो यहाँ पास अनंत का मतलब ये है कि कोई जो खुला परिपथ होता है, तो खुला परिपथ मान लीजिए यहाँ पास खुला है हमारा परिपथ, तो इसके बीच का रेजिस्टेंस कितना होता है, अनंत होता है, इसीलिए यहाँ से धारा प्रवाहित नहीं हो रही। तो खुले परिपथ का रेजिस्टेंस क्या होता है, अनंत होता है, इसलिए इस यहाँ धारा प्रवाहित नहीं होती। तो जिस परिपथ का मान अनंत रहेगा जहाँ पास, वहाँ पास क्या होगी, धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इस डिवाइस का क्या है, यहाँ पास इस डिवाइस का जो प्रतिरोध है वो क्या है, अनंत है, तो इससे धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो जो संधारित्र है हमारा, तो ये धारा का प्रवाह नहीं करता, क्यों, क्योंकि यह एक खुले परिपथ की तरह बिहेव करता है, खुले परिपथ की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है, तो यह धारा को प्रवाहित नहीं करता। लेकिन ये डीसी के केस में हुआ, तो इसमें लिखते हैं यह धारा का प्रवाह नहीं करता, चूँकि यह एक खुले परिपथ की तरह व्यवहार करता है, खुले परिपथ की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। ये हो गया हमारा डीसी सप्लाई के केस में। अब हम एसी सप्लाई के केस में देखते हैं कि क्या होता है। इतना आ गया। अब देखते हैं हम एसी सप्लाई के केस में। तो एक्स सी बराबर होता है 1/2πfc। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एसी में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक से अधिक होती है, इसमें फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 1/f, इसके व्युत्क्रम हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो इसमें जब फ्रीक्वेंसी को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, एसी सप्लाई में जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एक्ससी का मान क्या होगा, घटेगा, क्योंकि इसके यह व्युत्क्रम है। तो एसी सप्लाई में जब हम फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाएंगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान क्या होगा, घटेगा। जितनी ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसका जो रिएक्टेंस है, रोकने का जो कार्य करता है, वो कितना हो जाएगा, बिल्कुल घट जाएगा। तो एसी सप्लाई में यह क्या करेगा, धारा को प्रवाहित करेगा और उसको रोकने का भी प्रयास करेगा। इसमें क्या करता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर इसका मान मतलब एक्ससी का मान घटता है तथा धारा को रोकने का प्रयास करता है, धारा को रोकने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो इस प्रकार से संधारित्र में हमारा एसी सप्लाई बिहेव करेगा। जो एसी सप्लाई में जो संधारित्र है, तो इस प्रकार से क्या करता है, बिहेव करता है। इसकी भी यूनिट क्या होगी, ओम होगी। इसको नोट कर लीजिए आप। तो संधारित्र प्रतिघात इस प्रकार से एसी और डीसी सप्लाई में बिहेव करता है। अब जो आगे आपको हम पढ़ाने वाले हैं, आगे आपको लेकर आने वाले हैं, चलिए एक टॉपिक कवर ही कर देता हूँ। इम्पीडेंस जो आपका है, वो इम्पीडेंस क्या होता है, इम्पीडेंस को ले लेता हूँ।
प्रतिबाधा, इम्पीडेंस, प्रतिबाधा। प्रतिबाधा को किससे दर्शाएंगे हम? जेड से दर्शाएंगे। प्रतिबाधा को किससे दर्शाएंगे? जेड से दर्शाएंगे। नोट कर लिए इसको। तो प्रतिबाधा क्या होती है? प्रतिबाधा से मतलब यह है कि जिस सर्किट में, एक हम श्रेणी सर्किट ले लेते हैं, श्रेणी सर्किट में हम क्या प्रतिरोध को लगा देते हैं, उसी श्रेणी सर्किट में हम क्या लगाएंगे? इंडक्टर को भी लगा देते हैं, और उसी श्रेणी परिपथ में हम क्या लगाएंगे? उसी श्रेणी परिपथ में हम कैपेसिटर को लगाएंगे, तो यह श्रेणी परिपथ में क्या करेगा? धारा को रोकने का प्रयास करेगा। तो जो इसका आर का भी है, जो आर की धारा है रोकने, आर का प्रतिरोध है और रिएक्टेंस है, और आपके एल का रिएक्टेंस है, और आपके सी का रिएक्टेंस है, इन तीनों रिएक्टेंस का जो कुल प्रतिरोध होगा तो वही क्या कहलाएगा? आपका एम्पीडेंस कहलाएगा, वही जेड कहलाएगा, वही प्रतिबाधा कहलाएगी। समझ गए? जो इसमें प्रतिरोध का होगा, जो प्रतिरोध को रोकने का काम कर रहा है, प्रतिरोध का खुद का जो प्रतिरोध को होगा, धारा को रोकता है जो, और जो इंडक्टर को होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, कैपेसिटर को होता है जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, तो इन तीनों का जो टोटल प्रतिरोध होगा वही क्या कहलाएगा? इम्पीडेंस कहलाएगा, जेड कहलाएगा, प्रतिबाधा कहलाएगा। तो यहाँ पास जो जेड बराबर होता है, एक फार्मूला होता है, जेड बराबर होता है रूट आर स्क्वायर प्लस यहाँ पास होगा एक्स एल सर्वांगसम एक्स सी होगा। तो यह एक इम्पीडेंस का क्या होता है? फार्मूला होता है। ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इस फार्मूले से बहुत सारे न्यूमेरिकल हमको सॉल्व करने हैं, तो इसको आप क्या करेंगे? याद करके रखेंगे। ये जो फार्मूला होता है तो इसको हम डीसी में कैसे लिखते हैं, डीसी के केस में, और एसी के केस में कैसे लिखते हैं? डीसी के केस में लिखेंगे, किसके केस में? डीसी में। तो डीसी में लिखेंगे तो आई बराबर क्या लिखते हैं? यदि हमको करंट निकालना है तो आई बराबर वी बटे आर। लेकिन यदि हम एसी में लिखना चाहें तो एसी में कैसे लिखेंगे? आई बराबर जेड लिखेंगे, आई बराबर वी बटे जेड लिखेंगे। एसी में क्या लिखेंगे? एसी में आई बराबर वी बटे जेड लिखेंगे। चूँकि एसी में किसी प्रकार से जेड नहीं होता, इम्पीडेंस नहीं होता, जो कि हमारा डीसी में किसी प्रकार से इम्पीडेंस नहीं होता, जेड नहीं होता, जबकि हमारा एसी में जो यदि तीनों परिपथ में, एक परिपथ में तीनों कंपोनेंट्स लगे हैं, एलिमेंट्स लगे हैं, तो उनका हम प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, हम टोटल धारा ज्ञात करने के लिए हम इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। और उससे पहले हमको जेड का मान चाहिए होगा तो जेड का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो बड़ा होगा तो उसको हम क्या करेंगे? घटा देंगे। यदि एक्सएल का मान बड़ा है, एक्सएल का मान बड़ा है तो एक्ससी उसमें क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। इस प्रकार से एक्ससी का मान क्या है? बड़ा है, किससे? एक्सएल से। तो इसमें हम घटा देंगे, इसको घटा देंगे। यदि हम क्या बोले? उल्टा बोल गए। यदि एक्ससी का मान बड़ा है तो हम किसको घटा देंगे? एक्सएल को घटा देंगे। यदि एक्सएल का मान बड़ा है तो हम एक्ससी को घटा देंगे। तो सर्वांगसम का मतलब जो बड़ा होगा उसको हम घटा देंगे, और यहाँ पास जो भी मान संख्या आएगी तो उसका हम वर्ग कर देंगे। ये क्या है? वर्ग है, इसका हम वर्ग कर देंगे। तो इस प्रकार से इम्पीडेंस होता है। इम्पीडेंस छोटा सा चीज़ है, इसकी भी इकाई क्या होती है? ओम ही होती है, इसकी भी इकाई ओम होती है। और परिपथ में क्या करता है? करंट का जो विरोध होता है उसका टोटल क्या होता है? प्रतिरोध होता है। टोटल प्रतिरोध होता है, वही कहलाता है इम्पीडेंस कहलाता है। ओके, तो आज इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। शुद्ध प्रतिरोध क्या होता है,
शुद्ध इंडक्टेंस क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कैपेसिटेंस क्या होता है, प्योर सर्किट में देखेंगे तो क्या होते हैं, उन सभी को हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे अगली वीडियो लेकर नेक्स्ट आते हैं। ओके।